मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट पर, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 पे, अर्थात सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविज़न एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के बारे में आपकी परीक्षा के लिए यानी यूपीएसआई में मूल विधि पाठ्यक्रम के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है। जो महिला और बच्चों से संबंधित कानून है उनमें एक ये महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो इस अधिनियम को डिटेल में हम लोग बात करेंगे और एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। कहीं से इस अधिनियम को शार्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप पूरा देखिएगा और धैर्य के साथ देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा ताकि इस पे आप पूछे जाने वाले प्रश्नों का सही से जवाब दे पाएं। अच्छा, कुछ बच्चों के कमेंट रहते हैं कि सर याद नहीं होता है, रट नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको कतई रटने की ज़रूरत नहीं है, कतई याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अधिनियम को ध्यान से सुन लें, एक बार अधिनियम को ध्यान से सुन लें, दोबारा इस अधिनियम को नोट कर लें, अपनी नोटबुक पर लिख लें पूरा, और एग्ज़ाम से ठीक पहले एक बार अपने लिखे हुए को पढ़ लें। उसके बाद जैसे ही 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, आपको सही ऑप्शन का चयन करने में सेकेंडों नहीं लगेगा, यानी देखते ही आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। कोई रट नहीं पाता है और कोई इसे याद नहीं कर पाता है, बशर्ते आप एक बार ध्यान से सुने और समझें उसे, दोबारा अपने हाथ से उसे नोट्स बनाएं, लिखें। और लिखने के बाद जब आप लिखेंगे तो उस दरमियान काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी और एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन करें। अब आप एग्ज़ाम में जैसे ही 4 ऑप्शन देखेंगे, आप तुरंत सही पर टिक कर देंगे, ठीक है। अगर मैं कहता कि ये कहीं मेंस एग्ज़ाम है, मान लीजिए यूपीएससी का है या यूपीपीसीएस है या अन्य राज्य की पीसीएस है, वहाँ पे मेंस में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव लिखना है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता। लेकिन आपको 4 विकल्पों में से एक चयन करना है, तो आप याद करने के पीछे मत पड़िए, आप इसे ध्यान से देखें और इतना ही पर्याप्त है। तो आज आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम पे। पूरा वीडियो देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये अधिनियम होगा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविज़न एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के बारे में। आपको बता दें कि ये अधिनियम 2013 में 22 अप्रैल को, यानी 22 अप्रैल 2013 को ये अधिनियम पारित हुआ और 9 दिसंबर 2013 को ये संपूर्ण भारत में लागू किया गया। यानी 22 अप्रैल 2013 को अधिनियम पारित होता है और 9 दिसंबर 2013 को केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में प्रकाशित तिथि पे इसे लागू कर देती है और ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। अच्छा, इस अधिनियम को विस्तृत किया गया है वो 8 अध्याय और 30 धाराओं के अंतर्गत, यानी 8 अध्याय और 30 धाराओं में ये अधिनियम विस्तृत है। तो काफ़ी स्टैंडर्ड तरीके से इसे देखेंगे, शार्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल क्वेरी कहीं से भी हो सकती है। जब एग्जामिनर डीपली क्वेश्चन पूछता है तो ये सवाल कहीं से भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट कह करके कोई भी सेक्शन मैं छोड़ूंगा नहीं, आप एक बार उसे पढ़िएगा और जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे तो सही आंसर का चयन आप इजीली कर सकेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, इस अधिनियम को लाने की पृष्ठभूमि क्या थी? क्या इससे पहले कोई कानूनी प्रावधान था? तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक स्टोरी बता देते हैं। ये 1992 का मैटर है, 1992 का। तो 1992 में राजस्थान के जयपुर जनपद में, राजस्थान राज्य का जयपुर जनपद है, हाँ, राजस्थान राज्य का जयपुर जनपद है। यहाँ पे एक भातेरी गाँव था। भातेरी गांव में एक भौरी देवी नामक महिला थी। ये सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, इसी तरह से किसी पद पे कार्य कर रही थी ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में। और वहाँ पे एक बाल विवाह किया जा रहा था, जिसमें 1 वर्षीय एक बच्ची का बाल विवाह किया जा रहा था। तो भौरी देवी जी ने क्या किया कि इस बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया
और इस बाल विवाह को रोकने में तो ये कामयाब रही, लेकिन उनके आक्रोश का शिकार होना पड़ा और उनके द्वारा अराजक तत्वों द्वारा 5 लोगों द्वारा मिल करके भौरी देवी का 1992 में गैंग रेप कर दिया गया। इसके खिलाफ इन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन साक्ष्य के अभाव में वो बरी हो गए थे। दैट टाइम इस मैटर को लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ और काफ़ी शोर शराबा हुआ और उसी दरमियान जयपुर में एक एनजीओ काम कर रहा था। एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एनजीओ काम कर रहा था जिसका नाम था विशाखा। ये विशाखा एनजीओ काम कर रहा था, तो इसने जो है राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और ये कहा सुप्रीम कोर्ट में, अपनी पिटीशन दायर की, अपनी याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि वो अमुक महिला यानी भौरी देवी जो है कार्यस्थल पे काम कर रही थी और उस दरमियान उसका लैंगिक शोषण किया गया, सेक्सुअल हरेसमेंट किया गया है। तो महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा देने के लिए कोई कानून लाया जाना चाहिए। तो दैट टाइम विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था और विशाखा गाइडलाइन में 2 बातें थी। विशाखा गाइडलाइन में पहली बातें तो ये थी कि वर्किंग प्लेस पे यानी जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं वह उपक्रम संस्थान, चाहे वो गवर्नमेंट का संस्थान हो या प्राइवेट सेक्टर हो या कोई संगठन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने यहाँ आंतरिक परिवाद समिति गठन करेगा यानी आईसीसी का गठन करेगा, इंटरनल कंप्लेन कमेटी, आंतरिक परिवाद समिति का गठन करेगा। और दूसरा पॉइंट ये कि यदि कोई महिला कर्मचारी आंतरिक परिवाद समिति में शिकायत करती है तो उसके खिलाफ ना तो उसे नौकरी से निकाला जाएगा, ना उसके दुर्व्यवहार किया जाएगा, ना इस तरह का कोई व्यवहार किया जाएगा जिससे उसके स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य पर या शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़े। तो इसमें 2 पॉइंटों को रखा गया था विशाखा गाइडलाइन में। अच्छा, 1997 में विशाखा गाइडलाइन आती है और 2013 तक ये चलती रहती है। 2013 में विशाखा गाइडलाइन को कानूनी यानी संवैधानिक मान्यता देने के लिए ये अधिनियम लाया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं एक एक पॉइंट पे, क्योंकि क्वेश्चन व्यवहारिक रूप से आपके उठ सकते हैं। तो इस अधिनियम को बहुत डिटेल में देखिएगा और अगर कहीं आपको संशय है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, हम लोग मिल करके उस पर विचार करेंगे। तो आइए इसके पहले पॉइंट को देखते हैं। इसका पहला पॉइंट आप देखिएगा कि अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या था। तो थोड़ी सी डेफिनेशन के साथ ही चलते हैं ताकि इसकी भूमिका को समझने में आसानी रहे। इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य कार्यस्थल पर यानी वर्क प्लेस पे, इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न को रोका जाना एवं पीड़ित को मुआवजा देना, साथ ही विशाखा दिशा निर्देश यानी विशाखा गाइडलाइन 1997 को संविधिक मान्यता प्रदान करना है। यानी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 को लाने के पीछे जो उद्देश्य था वो था कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोका जाए, पीड़ित को मुआवजा दिया जाए एवं विशाखा दिशा निर्देश को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न भारतीय संविधान के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार। अब किन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और अनुच्छेद 21 जिसमें दैहिक स्वतंत्रता है। तो इन अनुच्छेदों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। और दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौते में व्याप्त मान्यताओं का सीधे तौर पर उल्लंघन होता है लैंगिक उत्पीड़न की वजह से। इससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा ये अधिनियम लाया गया। तो ये 2 पॉइंट देखा आपने। आइए अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे 1992 में 1992 में राजस्थान के जयपुर जनपद के अंतर्गत भातेरी गांव में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता या ये कह लीजिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, सामाजिक रूप से काम कर रही थी, सक्रिय थी, भौरी देवी द्वारा एक बाल विवाह को रोके जाने का प्रयास किया गया था और इससे क्षुब्ध असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ गैंग रेप किया गया।
राजस्थान में तत्समय कार्य कर रहे विशाखा नामक गैर सरकारी संगठन यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और अगस्त 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में निर्णय देते हुए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से निपटने के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी किया। तो यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लैंगिक उत्पीड़न कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम लाने का जो पृष्ठभूमि है वो किस पर डिपेंड करती है। तो आपको क्लियर होगा कि 1992 का ये केस है राजस्थान में, जिसके अगेंस्ट विशाखा एक एनजीओ काम करता था वहाँ पे, उसने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में निर्णय देते हुए विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी। अब विशाखा गाइडलाइन में क्या है ये आइए अगले पॉइंट पर देखते हैं। विशाखा गाइडलाइन जो आपकी थी जो कि 1997 में आई, विशाखा दिशा निर्देश, इसमें मेनली दो बातें थी। पहली बात तो ये थी कि नियोजक यानी जो कोई विद्यालय है तो वहाँ का प्रिंसिपल हो गया, कोई कंपनी है तो वहाँ का प्रबंधक हो गया, मालिक हो गया, या कोई पुलिस थाना है तो वहाँ का एसएचओ हो गया, यानी जो भी नियोजक है अगर वहाँ पे 10 से ज़्यादा लोगों का स्टाफ है जिसमें एक भी सिंगल महिला है तो वह व्यक्ति जो नियोजक होगा वहाँ पे अथराइज्ड पर्सन होगा, वह आंतरिक परिवाद समिति यानी इंटरनल कंप्लेन कमेटी, परिवाद का मतलब शिकायत होता है, तो आंतरिक परिवाद समिति यानी आईसीसी का गठन करेगा। तो यहाँ पे इंटरनल कंप्लेन कमेटी का गठन करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। तो एक व्यवस्था ये थी और दूसरी व्यवस्था ये थी कि शिकायतकर्ता महिला को शिकायत के बाद प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, यानी यदि महिला शिकायत करती है तो उसके बाद उसे निकाला जाना नौकरी से या उसे ऐसा कार्य सौंपना जिससे उसको मानसिक या शारीरिक क्षति हो या किसी तरह से दुर्भावनापूर्ण व्यवहार उसके साथ नहीं किया जा सकता है। तो विशाखा गाइडलाइन में 2 पॉइंट आपके थे, एक तो आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना और दूसरा पॉइंट ये था कि उसे शिकायत के बाद प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, इस अधिनियम को लाने की जो पृष्ठभूमि है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 21 तथा मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे एवं 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन है। यानी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम लाने की जो पृष्ठभूमि आधारित है वो 3 पॉइंट है। पहला तो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 तथा मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे एवं 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन है। इनका समेकन करने एवं संविधिक मान्यता देने के लिए, इनका समेकन करने एवं संविधिक मान्यता देने के लिए 22 अप्रैल 2013 को, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल 2013 को यह अधिनियम पारित किया गया। तो अधिनियम पारित हुआ था 22 अप्रैल 2013 को। 22 अप्रैल 2013 को ये अधिनियम पारित किया गया जो कि 9 दिसंबर 2013 से 9 दिसंबर 2013 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। 9 दिसंबर 2013 को ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय एवं 30 धाराएं हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि विशाखा गाइडलाइन कब सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया, तो 1997 में जारी किया था और 22 अप्रैल 2013 को यह अधिनियम पारित हुआ। 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ। इसकी अधिकारिता है वो संपूर्ण भारत है, इसका विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत है और इस अधिनियम को जो विस्तृत किया गया है वो 8 अध्याय और 30 सेक्शन में विस्तृत किया गया है। अब इस अधिनियम के एक एक अध्याय और धारा को हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए चलते हैं पहले अध्याय पर। इसके अध्याय 1 पे आ जाइए और इसकी शुरुआत करते हैं सेक्शन और अध्याय से। इसका एक एक पॉइंट आप अच्छे से नोट करिएगा। अध्याय 1 जिसमें प्रारंभिक लिखा हुआ है और अध्याय 1 की धारा 1 अमूमन हर अधिनियम की तरह शार्ट टाइटल क्या होगा,
इसकी अधिकारिता क्षेत्र कहाँ तक होगी और ये लागू कब होगा, यानी इन फोर्स कब आएगा, लागू कब होगा। तो शॉर्ट टाइटल आपको मालूम ही है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013। प्रतितोष का मतलब मुआवजा होता है, प्रतितोष अधिनियम 2013। तो ये शॉर्ट टाइटल हो गया। संपूर्ण भारत में लागू है, यानी इस अधिनियम की जो अधिकारिता है वो संपूर्ण भारत है और ये है उस तारीख से लागू माना जाएगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी और ये तारीख थी 9 दिसंबर 2013, यानी यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। आइए सेक्शन 2 पर। अध्याय 1 की धारा 2, यानी अध्याय 1 का सेक्शन 2 जो है इसमें परिभाषाएं दी हुई हैं। तो इस अधिनियम में हालांकि कई परिभाषाएं दी हुई हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट कुछ परिभाषाओं पे ही चर्चा करेंगे। जैसे व्यथित महिला कौन होगी, तो व्यथित महिला से तात्पर्य है कि किसी भी आयु वर्ग की महिला, व्यथित महिला से तात्पर्य है किसी भी आयु वर्ग की महिला जो कहीं नियोजित है, चाहे यह निजी संगठन हो या सरकारी संगठन हो, और उसका लैंगिक उत्पीड़न हुआ है। यानी व्यथित पीड़ित महिला वो होगी जो कहीं पर नियोजित है, चाहे ये सरकारी उपक्रम हो या कोई प्राइवेट निजी उपक्रम हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संगठन हो, उसका लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, वह व्यथित महिला कही जाएगी। दूसरा पॉइंट है घरेलू कर्मकार की परिभाषा क्या होगी, तो घर में घरेलू काम करने के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने वाली महिला जो सीधे तौर पर या किसी अभिकरण के माध्यम से स्थायी या अंशकालिक रूप से नियुक्त की गई है। सीधे तौर पर या सीधे तौर पर या किसी अभिकरण द्वारा। अभिकरण का मतलब होता है कि कोई ऐसी एजेंसी है जो घरेलू काम करने के लिए नौकरों की नियुक्ति करती है, तो उस माध्यम से या सीधे तौर पर नौकरी मांगने के लिए पारिश्रमिक देने के लिए नियुक्त की गई हो। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, अस्थायी भी हो सकती है, अंशकालिक रूप से भी हो सकती है। तो घरेलू कर्मकार के तहत ऐसी महिलाएं आएंगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट डेफिनीशन आप देखेंगे कि नियोजक और प्रत्यर्थी की डेफिनीशन क्या है। तो नियोजक से मतलब क्या है इस अधिनियम के तहत, इसके अंतर्गत जहां महिला काम कर रही है, चाहे वह सरकारी संगठन हो या निजी संगठन हो, वहाँ का विभागाध्यक्ष ही नियोजक कहलाएगा। तो ये नियोजक की परिभाषा हो गई। और प्रत्यर्थी का मतलब क्या है, तो प्रत्यर्थी से तात्पर्य ऐसे पुरुष से है जिसके खिलाफ व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाती है या कथन करती है। यानी प्रत्यर्थी के अंतर्गत कौन आएगा, वो पुरुष आएगा जिसके खिलाफ कोई भी महिला सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाती है या उसके खिलाफ फरियाद लाती है। आइए नेक्स्ट डेफिनेशन पर। और नेक्स्ट डेफिनेशन है लैंगिक उत्पीड़न, यानी सेक्सुअल हरेसमेंट की परिभाषा है। तो आप इस परिभाषा को देखिए, काफ़ी पॉइंट इसमें दिए हैं। इसके अंतर्गत यदि कोई पुरुष सहकर्मी, यानी जो साथ में काम कर रहा है, ऐसा पुरुष सहकर्मी या विभागाध्यक्ष, वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट या जो मेन अधिकारी है वहाँ का, या कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल पर यानी वर्किंग प्लेस पर, कार्यस्थल पर यानी वर्किंग प्लेस पर किसी महिला से शारीरिक संपर्क करता है, उसे छूता है। शारीरिक संपर्क का मतलब है अनायास अकारण इस तरह से महिला को स्पर्श करता है जिससे वह असहज महसूस करे और इस स्पर्श के पीछे उसका इंटेंशन गलत हो। तो यहाँ पे शारीरिक संपर्क करता है, उसे छूता है। लैंगिक अनुकूलता की मांग करता है, यानी सेक्सुअल फेवर की मांग करता है, याचना करता है, विनती करता है, प्रलोभन देता है। तो सेक्सुअल फेवर की मांग करता है, अश्लील साहित्य दिखाता है, अश्लील चित्र दिखाता है, फोर्नोग्राफी दिखाता है, फिल्म दिखाता है, या लैंगिक प्रकृति का कोई अवांछनीय मतलब अनवेलकम्ड, लैंगिक प्रकृति का अवांछनीय अनवेलकम्ड शारीरिक
मौखिक या अमौखिक आचरण करता है, ऐसे सभी कार्य लैंगिक उत्पीड़न माने जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति इस तरह के अवांछनीय कार्य करता है जिससे कोई भी महिला असहज महसूस करती है, तो वो सारे कार्य जो है इसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न माने जाएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन है वर्क प्लेस की, यानी कार्यस्थल की। तो कार्यस्थल की परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। आप इस तरह से समझिए कि कोई भी स्थान जहाँ पे महिला काम कर रही है, कोई भी स्थान जहाँ पे महिला काम कर रही है, वे सारे कार्यस्थल ही कहे जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसे संगठन या ऐसे उपक्रम में काम कर रही है, ऐसे कार्यालय में कार्य कर रही है जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा लोगों का स्टाफ है जिसमें महिलाएं भी हैं, तो वहाँ पे आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा, आईसीसी का गठन किया जाएगा। लेकिन बाय द वे कहीं पे केवल एक महिला काम कर रही है, सपोज किसी के यहाँ घरेलू कामकाज के लिए रखी गई महिला है और उसका लैंगिक शोषण होता है, तो उसके लिए कौन सी कमेटी बनी है? तो उसके लिए एलसीसी का गठन किया गया है। एलसीसी का मतलब होता है लोकल कंप्लेन कमेटी, यानी स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया गया है, और जो कि जिलाधिकारी के उसमें अंडर में गठित किया जाएगा और जिले स्तर पे ये कमेटी होगी। ये भी 4 सदस्यीय कमेटी होगी। तो अगर सिंगल वुमेन कहीं पे काम कर रही है और उसका लैंगिक उत्पीड़न होता है, तो वह एलसीसी में कंप्लेन करेगी। और अगर कोई महिला ऐसी है जहाँ पे ऐसे उपक्रम में जहाँ पे 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे आंतरिक यानी इंटरनल कमेटी गठित होगी। तो यहाँ पे आप कार्यस्थल बहुत ही ब्रॉड है, फिर भी आप देखिए कोई भी सरकारी कार्यालय या निजी कार्यालय या संगठन, अस्पताल हो गया, विद्यालय हो गया, ट्रेनिंग सेंटर हो गया, होटल हो गया, खेल कूद से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान हो गया, शैक्षणिक संस्थान हो गया, मनोरंजन संस्थान हो गया, आदि एक्सेट्रा। तो बहुत सारे वर्किंग प्लेस आ जाएंगे जहाँ पे कोई महिला काम करती है। अब हम लोग चलेंगे इस अधिनियम के नेक्स्ट सेक्शन पे, धारा 3 पर आई। अध्याय 1 की धारा 3, यानी अधिनियम का अध्याय 1 जिसमें प्रारंभिक है। धारा 1 में आपने संक्षिप्त नाम देखा, विस्तार और लागू होना देखा। धारा 2 में परिभाषाएं देखा, और धारा 3 में कहा गया है कि लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझिएगा कि किस तरह से लैंगिक उत्पीड़न के निवारण को यहाँ पे परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी आयु वर्ग की महिला का किसी भी कार्यस्थल पर, इसके अंतर्गत किसी भी आयु वर्ग की महिला का किसी भी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जा सकेगा। और साथ ही उसके नियोजन, पदोन्नति के संबंध में अहितकर व्यवहार की सीधे या घुमा फिराकर धमकी देना, कार्य में हस्तक्षेप करना, प्रतिकूल वातावरण बनाना, स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना भी लैंगिक उत्पीड़न में आ सकेगा। यदि कहने का मतलब ये है कि कहीं पर नियोक्ता है जिसके अंडर में वह काम कर रही है, वहाँ का विभागाध्यक्ष है, वहाँ का कोई सहकर्मी है, वह इस तरह से परेशान करता है कि उसके ऊपर मानसिक असर हो, उसके स्वास्थ्य पर असर हो, उसके कार्य पद्धति को बदलता रहता है, यानी कुल मिलाकर के उसका हरेसमेंट जो किया जा रहा है, उसके प्रमोशन को रोका जाना या किसी प्रकार का व्यवहार करना, ये सब लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत ही आएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये आपका अध्याय 2 आपके सामने लिखा हुआ है, और अध्याय 2 में आंतरिक परिवाद समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। आंतरिक परिवाद समिति, परिवाद का मतलब शिकायत होता है, इंटरनल कंप्लेन कमेटी, जिसको शॉर्ट में आईसीसी बोलते हैं, इंटरनल कंप्लेन कमेटी। तो अध्याय 2 में सिर्फ एक सेक्शन है, धारा 4, किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसमें एक भी अगर महिला सदस्य है, 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, यदि सभी कर्मचारी पुरुष हैं तो आईसीसी के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस 10 में अगर एक भी महिला सदस्य है तो आईसीसी का गठन करना होगा। तो किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं,
या नियुक्त हैं वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवाद समिति यानी इंटरनल कंप्लेन कमेटी आईसीसी का गठन करेगा। इस समिति में कुल 4 लोग होंगे जिनमें एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य होंगे। तो ये जो आईसीसी कमेटी बनेगी आंतरिक परिवाद समिति, इसमें कुल 4 लोग होंगे जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अध्यक्ष कौन होगा? तो अध्यक्ष कार्यस्थल पर नियोजित यानी वहीं की कोई वरिष्ठ महिला कर्मचारी। तो अध्यक्ष कार्यस्थल पर नियोजित वरिष्ठ महिला होगी जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाएगा। यानी जो आईसीसी की अध्यक्ष होगी वो वहीं पर नियोजित कोई वरिष्ठ महिला होगी जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाएगा। और 2 सदस्य कार्यस्थल पर नियोजित ऐसे कर्मचारी होंगे जो महिला हितों के लिए प्रतिबद्ध हों एवं विधि की सामान्य जानकारी रखते हों, यानी उन्हें कानून का सामान्य ज्ञान हो। अच्छा, एक सदस्य किसी एनजीओ से जुड़ा हो जो महिला हितों के प्रति प्रतिबद्ध हो एवं लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित हो। तो ये एनजीओ से जुड़ा जो व्यक्ति है ये पुरुष और महिला कोई भी हो सकता है, ठीक है। अध्यक्ष इसकी जो होगी वो महिला होगी, कन्फर्म में है। और इन 2 सदस्यों में से महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, लेकिन शर्त एक और है यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा। ये 3 पॉइंट से मैं और आपको अवगत कराता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें आधे या आधे से अधिक सदस्य, आधे या आधे से अधिक यानी 4 में 2 या 2 से ज़्यादा महिला मेंबर होंगे। तो एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि आधे या आधे से अधिक महिला मेंबर होंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि सदस्य और अध्यक्ष इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जाएगी। इसको भी नोट कर लीजिएगा, जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जाएगी, यानी नियुक्ति की तारीख से 3 साल तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ये एनजीओ का मेंबर है जो आईसीसी का सदस्य बनेगा, जब वह मीटिंग में या किसी भी उसमें भाग लेता है तो उस समय उसे नियोजक जो होगा वो भत्ता प्रदान करेगा या फीस देगा उसे, यानी उसे भत्ता, अलाउंसेज या फीस जो भी उसकी बनती है वह नियोजक द्वारा उसे प्रदान की जाएगी। और बाकी उसके कर्मचारी हैं तो यहाँ पे कोई फीस या भत्ते का मतलब नहीं बनता है। तो ये 3 पॉइंट और इसके अलावा नोट कर लीजिएगा। एक ये नोट कर लीजिएगा कि इस कमेटी में जो 4 मेंबर हैं उसमें आधे या आधे से ज़्यादा महिलाएं होगी, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि इनका जो कार्यकाल होगा वो नियुक्ति की तिथि से 3 साल तक होगा। और तीसरा नोट करिएगा, जो ये एनजीओ वाला मेंबर है इसे जो भत्ता देंगे या फीस देंगे वो नियोजक द्वारा दी जाएगी जब वो मीटिंग में आएगा, जो भी उसका खर्च होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट अध्याय आपका 3 है। तो अध्याय 3 स्थानीय परिवाद समिति का गठन। पीछे अध्याय 2 में धारा 4 आपने पढ़ा जिसमें आंतरिक परिवाद समिति का गठन था, यानी इंटरनल कंप्लेन कमेटी थी। और इंटरनल कंप्लेन कमेटी और लोकल कंप्लेन कमेटी में सिर्फ डिफरेंस ये है कि वह ऐसी जगह पे गठित की जाएगी जहां 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हों, तो उसे नियोजक नियुक्त करेगा ऐसी कमेटी को। लेकिन ये कमेटी जिलाधिकारी के अंडर में होगी और इसे स्थानीय परिवाद समिति कहा जाएगा। ये उसके लिए होगी जहां पे 10 से कम कर्मचारी काम करते हों, या सिंगल वुमेन कहीं काम करती हो, या 2 लोग 1 लोग काम करते हों। तो वहाँ पे चूँकि कोई आंतरिक कमेटी शिकायत के लिए नहीं बनी होगी और इसको ये अस्थायी भी नौकरी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि वह इसकी जो शिकायत है वो स्थानीय परिवाद समिति को करेगा। और जिसका जो अध्यक्ष होगा, जिस उत्तरदायी होगा, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम कहा जाएगा, जिलाधिकारी कहा जाएगा। तो अध्याय 3 स्थानीय परिवाद समिति का गठन, यानी जिला अधिकारी की अधिसूचना। राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन एवं शक्तियों के प्रयोग हेतु जिला अधिकारी, अपर जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी को प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी। तो जो स्थानीय परिवाद समिति होगी वो किसके अंडर में काम करेगी?
जिला अधिकारी के रूप में, जिसको स्टेट गवर्नमेंट जो है इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के कृत्यों के निर्वहन के लिए, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी। और ये कोई भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, अध्याय 3 की धारा 6 पर। और अध्याय 3 की धारा 6 में लिखा है स्थानीय परिवाद समिति का गठन एवं उसकी अधिकारिता। तो स्थानीय मतलब लोकल शिकायत समिति, स्थानीय शिकायत समिति यानी लोकल कंप्लेन कमेटी, जिसको शॉर्ट में LCC बोल सकते हैं। तो स्थानीय परिवाद समिति का गठन एवं उसकी अधिकारिता धारा 6 में है। प्रत्येक जिलाधिकारी जिसकी नियुक्ति धारा 5 में की गई है इस प्रयोजन के लिए, यानी इस अधिनियम के कृत्यों के निर्वहन के लिए जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी को जिलाधिकारी के रूप में अधिसूचित कर दिया जाएगा। तो प्रत्येक जिलाधिकारी संबंधित जिले में एक स्थानीय परिवाद समिति यानी LCC का गठन करेगा। यह समिति ऐसे मामलों पर विचार करेगी जहां 10 से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किया गया है या परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध हो। स्थानीय परिवाद समिति की जो अधिकारिता होगी वो संपूर्ण जिले में होगी, जिस जिले के लिए ये कमेटी बनाई जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस जो LCC का गठन किया गया है ये उन मामलों की सुनवाई करेगा, ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा जिन उपक्रमों में, जिन संगठनों में, जिन कार्यालयों में ICC का गठन नहीं किया गया। और ICC का गठन क्यों नहीं किया गया है, इसका एक कारण है कि जहाँ पे 10 या 10 से कम कर्मचारी होंगे वहाँ पर ICC का गठन नहीं किया जाएगा। यानी 9 कर्मचारी हैं या 9 से कम है या 1 कर्मचारी है या कोई घरेलू काम करने वाली महिला है, तो वो कंप्लेन कहाँ करेगी, वहाँ पे कोई ICC का गठन तो हुआ नहीं है, चूँकि वो महिला सिंगल काम कर रही है। तो उसके लिए ये स्थानीय परिवाद समिति बनाया गया है धारा 6 में, वो इसमें अपनी कंप्लेन कर सकती। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, अध्याय 3 की धारा 7 आप देखेंगे। तो अध्याय 3 की धारा 7 धारा 6 में कहा गया था कि स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। और धारा 7 में कहा गया है कि स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निबंधन तथा शर्तें। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिएगा कि स्थानीय परिवाद समिति की संरचना क्या होगी, सेवाधृति क्या होगी और अन्य निबंधन और शर्तें क्या हैं इसके संदर्भ में। तो स्थानीय परिवाद समिति में जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट, जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य सहित कुल 4 सदस्य होंगे। यानी ICC में 4 मेंबर थे तो LCC में भी 4 ही मेंबर होंगे, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, और इनके नामों को निर्दिष्ट किया जाएगा जिला अधिकारी, जो इस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया है धारा 5 में। तो नाम एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य सहित कुल 4 सदस्य होंगे, जिनमें आधे या आधे से अधिक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। पीछे की तरह से जैसे ICC में था कि आधे या आधे से अधिक सदस्य महिला होंगे, तो एग्जैक्टली उसी तरह से आधे या आधे से अधिक सदस्य महिला होना अनिवार्य है। एक पॉइंट और आप इसमें देखिए कि अध्यक्ष कोई महिला ही होगी, यानी LCC की अध्यक्ष कोई महिला ही होगी जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात एवं महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, एक सदस्य जिला, ब्लॉक, तहसील, नगर निगम आदि में कार्यरत कोई महिला कर्मचारी होगी। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जिला ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे या नगर निगम में, कारपोरेशन में कार्यरत कोई महिला कर्मचारी होगी। इसी धारा का नेक्स्ट पॉइंट और देखिए, धारा 7 के कुछ पॉइंट और आप देखेंगे। पहला उसमें पीछे आप देख चुके हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होगा और एक मेंबर कौन होगा। अब इसमें अगला पॉइंट देखिए कि 2 सदस्य जिनमें से कम एक महिला हो,
2 सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला हो, गैर सरकारी संगठन यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे। यानी जो ये 2 सदस्य होंगे जिनमें कम से कम एक महिला होना अनिवार्य है, ये गैर सरकारी संगठन से एनजीओ से जुड़े होंगे और ऐसा संगठन महिलाओं की समस्याओं को लेकर प्रतिबद्ध हो। इनमें से एक सदस्य विधिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए, मीन्स वो कानून का जानकार होना चाहिए, वकील होना चाहिए या रिटायर्ड न्यायाधीश होना चाहिए, ऐसा कोई भी हो सकता है जो विधिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए। अच्छा, अगला पॉइंट, स्थानीय परिवाद समिति यानी LCC लोकल कंप्लेन कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्य अपनी नियुक्ति से 3 वर्ष तक पद पे रहेंगे। तो ये ICC जैसा ही है। और बाहर के सदस्यों को, बाहर के सदस्य से तात्पर्य इनसे है जो NGO के मेंबर होंगे, ये बाहर के सदस्य होंगे क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट वेतन नहीं देती है, और जो कर्मचारी होते हैं उन्हें गवर्नमेंट वेतन देती है। तो बाहर के सदस्यों को भत्ते केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान से दिया जाएगा। तो ये धारा 7 आपने देखा कि स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निबंधन तथा शर्तें। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अध्याय 3 की धारा 8 आप देखेंगे, ये अध्याय 3 की लास्ट धारा है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अध्याय 4 पर। तो अध्याय 3 की धारा 8 में लिखा गया है कि अनुदान एवं संपरीक्षा। तो इसमें बड़ी साधारण सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अनुदान देगी और स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंसी का गठन करेगी, एक अभिकरण का गठन करेगी जिसके माध्यम से इसको अंतरित करेगी। और इस राशि का उपयोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होगा, जो स्थानीय परिवाद समिति बनाई गई है उसमें जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे, यानी जो 2 सदस्य बाहर के होंगे, उन्हें भत्ते या फीस दे सकेगी। अच्छा, अगर ICC में ये चीज़ की हम बात करें तो ICC में जो एक सदस्य NGO से नियुक्त किया जाता है उसे भत्ते या फीस नियोजक द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर LCC में जो 2 सदस्य बाहर से नियुक्त किए गए हैं, जो गैर सरकारी संगठन से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट व्यक्ति हैं, तो उन्हें जो है अनुदान जो मिलेगा, जो उन्हें भत्ते मिलेंगे, जो उन्हें फीस मिलेगी, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसी फंड से देगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुदान के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को प्रदान किया है। तो धारा 8 ध्यान रखिएगा, यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को अनुदान दिया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए अध्याय 4 पर। और अध्याय 4 का मतलब है परिवाद। परिवाद का मतलब यहाँ पे शिकायत से है। और अध्याय 4 में टोटल 3 धाराएं हैं, धारा 9, धारा 10 और धारा 11। तो धारा 9 में आपके सामने लिखा हुआ है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, और धारा 10 में है सुलह यानी मध्यस्थता द्वारा सुलह करना, समझौता करना। इसकी जो धारा 11 है उसमें लिखा गया है परिवाद की जांच, और फिर अगला जो अध्याय है वो परिवाद की जांच से ही संबंधित है। तो अध्याय 4 की धारा 9 आप देखेंगे लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद यानी लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत। तो कोई व्यथित का मतलब पीड़ित, कोई पीड़ित या व्यथित महिला कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद यानी शिकायत घटना की तारीख से 3 माह के भीतर, घटना की तारीख से 3 माह के भीतर, किंतु घटना यदि 1 से अधिक बार हुई है तो अंतिम घटना से 3 माह के भीतर लिखित रूप से आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति को शिकायत कर सकेगी। अच्छा, ये आंतरिक शिकायत समिति को उस मामले में जहाँ पे जिस विभाग में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है, कहाँ गठन किया गया है, जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन कोई ऐसी महिला जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है, जहाँ पे 10 या 10 से कम कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वो स्थानीय शिकायत समिति यानी स्थानीय परिवाद समिति को शिकायत कर सकेगी। कब कर सकेगी? घटना की तारीख से 3 माह के भीतर। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है लिखित रूप से शिकायत कर सकेगी, यानी लिख करके वह महिला देगी कि उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है। लेकिन ये महिला जो है लिखने में अक्षम है, वो नहीं लिख सकती है, तो इसके लिए ICC या LCC के जो मेंबर होंगे वो उसकी इसमें मदद करेंगे। अच्छा,
एक पॉइंट और, यदि व्यथित महिला शिकायत करने में अक्षम है तो उसका वारिस शिकायत कर सकेगा। ये उपधारा 2 में कहा गया है, यानी धारा 9 की उपधारा 2 में कहा गया है कि अगर पीड़ित महिला मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शिकायत करने में अक्षम है तो उसका कोई भी वारिस, वो बेटा भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, वो इसकी शिकायत LCC को या ICC को कर सकेगा। एक पॉइंट और लिखा है कि 3 माह की अवधि को ICC पर्याप्त कारण होने पर 3 माह के लिए बढ़ा सकती है। देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई भी पीड़ित महिला जो है 3 माह के भीतर जो है लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद की शिकायत करेगी। लेकिन किसी कारण से, कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से वो 3 माह तक नहीं शिकायत कर पाती है और ये टाइम पीरियड ओवर हो जाता है, अब वो उपस्थित होकर के कमेटी को, समिति को पर्याप्त कारण बताती है अपने ना उपस्थित होने का, और कमेटी इस चीज़ से संतुष्ट हो जाती है, उसके बताए गए कारणों से संतुष्ट हो जाती है कमेटी, तो कमेटी ये डिसीजन ले सकती है कि शिकायत की जो समय सीमा 3 माह थी उसे अगले 3 माह के लिए और बढ़ा दिया जाए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अध्याय 4 की धारा 10 जिसमें सुलह की बात की गई है, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। अध्याय 4 जिसमें परिवाद था और धारा 10 में सुलह, इसमें टोटल 3 धाराएं हैं, 9, 10 और 11। तो ICC या LCC मैंने शार्ट में लिखा है, इसको आप फिर से समझ लीजिए। आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति। आंतरिक परिवाद समिति कौन है? वहाँ जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं और ये नियुक्त कमेटी बनाई गई है वहाँ के नियोजक द्वारा। और ये स्थानीय परिवाद समिति क्या है? ये जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई कमेटी है जहाँ पे ऐसे लोग शिकायत करेंगे जहाँ पे नियुक्त जो महिलाएं हैं उनकी संख्या जो है, जहाँ पे स्टाफ 10 से कम लोगों का है या असंगठित क्षेत्र की महिला हैं। तो ICC या LCC धारा 11 के तहत जांच शुरू होने से पहले, क्योंकि धारा 11 में है जांच, धारा 11 के तहत जांच शुरू होने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मध्यस्थता द्वारा पीड़ित महिला के अनुरोध पे, यहाँ पे समझौता या सुलह का जो अनुरोध होगा वो महिला की तरफ से होगा। पुरुष इसमें जो अब यहाँ पे प्रत्यर्थी है, पुरुष के लिए प्रत्यर्थी शब्द प्रयोग किया गया है। जो प्रत्यर्थी है वो समझौता के लिए अनुरोध नहीं कर सकता है, समझौता के लिए जो अनुरोध करेगा वो व्यथित महिला होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ICC या LCC धारा 11 के तहत जांच शुरू होने से पहले मध्यस्थता द्वारा पीड़ित महिला के अनुरोध पर समझौता कर सकेगी, ऐसा कहा गया है धारा 10 की उपधारा 1 में। तो धारा 10 की उपधारा 1 में कहा गया है कि पीड़ित महिला के अनुरोध पर ICC या LCC 11 के तहत जांच शुरू होने से पहले मध्यस्थता द्वारा समझौता कर सकेगी। इसी धारा 10 की उपधारा 2 में कहा गया है कि यदि उपधारा 1 के तहत समझौता हो जाता है तो इस समझौते को अभिलिखित करने के पश्चात, ये समझौता मौखिक नहीं होगा, इसे लिखित रूप से किया जाएगा, तो इस समझौते को अभिलिखित करने के पश्चात एक प्रति नियोजक को तथा एक प्रति प्रत्येक पक्षकार को दी जाएगी। पक्षकार में कौन होगा? पीड़ित और प्रत्यर्थी दोनों होंगे, जिन्हें एक प्रति दी जाएगी। अच्छा, सुलह में कोई धनीय समझौता नहीं किया जाएगा। जो ये सुलह धारा 10 के तहत होगी, इसमें किसी भी प्रकार का धन लेन देन संबंधी समझौता कतई नहीं होगा, धन से संबंधित कोई भी मैटर नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अध्याय 4 की धारा 11 देखेंगे जिसमें परिवाद के बारे में दिया हुआ है, और जो परिवाद की प्रक्रिया है वो अगले अध्याय में दी हुई है। परिवाद की जांच, ठीक है, तो धारा 11 में परिवाद की जांच यानी शिकायत की जांच, इसमें 4 सब सेक्शन है, 11(1), 11(2), 11(3) और 11(4). तो इसके सब सेक्शन यानी धारा 11 की उपधारा 1 में देखिए, इसके अंतर्गत धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति, जहां प्रत्यर्थी कोई कर्मचारी है, वहाँ सेवा नियमों के आधार पर जांच होगी।
यानी प्रत्यर्थी अगर कोई कर्मचारी है तो उसके जो भी सर्विस रूल होंगे, क्योंकि सर्विस में आने पर उसकी कुछ शर्तें बताई गई होंगी, कुछ नियम होंगे, कुछ टर्म्स कंडीशन होंगे, उसके तहत जांच होगी। तो प्रत्यर्थी यदि कोई कर्मचारी है तो वहाँ सेवा नियमों के आधार पर जांच होगी। किंतु यदि कोई घरेलू कर्मकार है तो LCC यानी स्थानीय कंप्लेन कमेटी यदि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान पाती है, जो शिकायत की गई है, अगर ऐसा मामला विद्यमान पाती है तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 509 या सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए 7 दिन के भीतर पुलिस को भेज देगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। धारा 11 के सब सेक्शन 1 में देखिएगा कि अगर ये मामला किसी ऐसे प्रत्यर्थी का है जो कि किसी विभाग में कर्मचारी है तो सर्विस जो भी रूल हैं उसके तहत जांच होगी और उसके तहत कार्रवाई होगी। बट अगर कोई स्थानीय शिकायत समिति से जुड़ा हुआ है और ऐसे मामलों में जो कोई घरेलू कर्मकार है उससे जुड़ा हुआ मैटर है तो इसे जो स्थानीय परिवाद समिति है उस ऐसे मामले को अगर पाती है कि इसमें जो है मामला विद्यमान है और जो कंप्लेन की गई है वो कंप्लेन सही है, अगर प्रथम दृष्टया भी उसे ऐसा लग जाता है तो इसको मुकदमा रजिस्टर करने के लिए वो पुलिस को 7 दिन के भीतर भेज देगी। पुलिस धारा 507 में, तो इंडियन पेनल कोड का जो धारा 507 है उसमें ये है कि कोई भी पुरुष किसी अपने आचरण द्वारा, अंग विक्षेप द्वारा या ऐसे शब्दों द्वारा कहे या दिखाए या सुने या ऐसा कोई एक्ट करे जिससे किसी महिला की शालीनता भंग हो, तो यहाँ पे 509 है। और अगर यही मामला गंभीर हो जाता है तो 354 के तहत भी उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। 11 की उपधारा 2, उपधारा 3 और उपधारा 4, तो बहुत ही सामान्य से उपधाराएं हैं। परिवाद की जांच देख रहे हैं सेक्शन 11 और अध्याय 4। तो 11(2) में लिखा है यदि प्रत्यर्थी का मतलब जिसके खिलाफ शिकायत लाई गई है, यानी वह पुरुष जिसके खिलाफ लैंगिक शोषण का आरोप लगाया गया है, तो यदि प्रत्यर्थी भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 509 का दोष सिद्ध पाया जाता है तो न्यायालय धारा 15 के तहत पीड़ित महिला को प्रत्यर्थी द्वारा मुआवजा देने का आदेश कर सकेगा। ये क्लियर रखिएगा कि 11 का सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि यदि प्रत्यर्थी IPC के सेक्शन 509 का अपराधी पाया जाता है तो न्यायालय धारा 15 के तहत, जिसमें प्रतिकार दिया जाना है, व्यथित महिला को प्रतिकार दिया जाना, तो उसके तहत जो है प्रत्यर्थी मुआवजा देगा किसको? पीड़ित महिला को। और इसका सब सेक्शन 3 यानी 11(3) में कहा गया है कि आंतरिक परिवाद समिति, ICC LCC, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आंतरिक परिवाद समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति जांच समितियों की शक्तियाँ जो होंगी वो सिविल न्यायालय के समान होंगी। यानी ICC और LCC की जो जांच समितियां हैं, जो इनकी शक्तियां होंगी वो सिविल कोर्ट के जैसी होंगी। और सब सेक्शन 4 में कहा गया है कि आंतरिक परिवाद समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति अपनी जांच 90 दिन की अवधि के भीतर पूरा करेगी। अब हम देखेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 पे आ जाइए और अध्याय 5 का नाम आप देखिए, टाइटल क्या है? अध्याय 5 का टाइटल है परिवाद की जांच, जबकि अध्याय 4 की अंतिम धारा, अध्याय 4 की धारा जो 11 है उसमें परिवाद की जांच है। ठीक है, तो ये अध्याय 5 जो है परिवाद की जांच है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा। अध्याय 5 परिवाद की जांच और अध्याय 4 जो है वो परिवाद है। परिवाद का जो अंतिम धारा है वो परिवाद की जांच है, जिसके 4 सब सेक्शन है और वो मैं आपको पीछे नोट करा चुका हूँ। तो अध्याय 5 की जो धारा 12 है इसमें जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई, यानी किसी महिला ने कंप्लेन किया है ICC में या LCC में, तो इस स्थिति में होता क्या है कि जब ये जांच हो रही होती है, 90 दिन के भीतर जांच करके उसे देंगे, तो जब जांच ये पेंडिंग होगी, लंबित होगी, तो उस दरमियान महिला, व्यथित महिला की लिखित रूप से अनुरोध अगर करती है तो ICC हो या LCC हो, यानी आंतरिक परिवाद समिति हो या स्थानीय परिवाद समिति हो, उसकी सिफारिश के आधार पर
प्रत्यर्थी को यानी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है या उसे यानी पीड़ित महिला को किसी अन्य कार्य स्थल पर स्थानांतरित किया जा सकता है अथवा व्यतीत महिला को 3 माह का अवकाश दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी महिला ने शिकायत कमेटी से किया है और जांच लंबित है, उस दरमियान जांच पेंडिंग में है, तो महिला यदि चाहती है और अनुरोध करती है तो कमेटी ऐसी सिफारिश कर सकती है कि प्रत्यर्थी को किसी दूसरे कार्यालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाए इस दरमियान, या इस महिला को किसी दूसरे कार्यालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि उनका आमना सामना ना हो, या फिर महिला को 3 माह का अवकाश दिया जा सकता है। लेकिन ये जो अवकाश होगा उसके रूटीन अवकाश से नहीं कटेगा। यानी आप थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं कि अगर उसका CL या EL है, जो भी उसका अवकाश है, अगर गवर्नमेंटल वो सर्वेंट है तो CL या EL से नहीं कटेगा। इस अवकाश को समिति की सिफारिश के आधार पर दिया जाएगा, तो इस अवकाश से कोई मतलब नहीं होगा, ये रूटीन से अलग हटकर होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अध्याय 5 की धारा 13 आपके सामने लिखी हुई है और इसमें 3 सब सेक्शन है, 13(1), 13(2) और 13(3). तो इसमें धारा 13 में जांच रिपोर्ट है। अब इसमें देखेंगे आप क्या है, तो इस धारा की उपधारा 1 में यानी 13(1) में, इस धारा की उपधारा 1 के अंतर्गत जांच पूरी होने पर ICC या LCC अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट तैयार कर जांच पूरी होने के 10 दिन के अंदर नियोजक या जिला अधिकारी को, यदि जांच ICC कर रही है तो 10 दिन के भीतर अपनी जांच की रिपोर्ट तैयार करके नियोजक को उपलब्ध कराएगी, और यदि जांच LCC कर रही है यानी स्थानीय परिवाद समिति अगर जांच कर रही है तो 10 दिन के भीतर जांच जब पूरी हो जाती है तो उसके 10 दिन के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करके जिला अधिकारी को उपलब्ध कराएगी, और साथ में ही एक एक प्रति संबंधित पक्षकारों को यानी प्रत्यर्थी और पीड़ित महिला को भी एक एक प्रति उपलब्ध कराएगी। यानी जांच रिपोर्ट जो है धारा 13 में है और इसके सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि अगर जांच ICC कर रहा है या LCC कर रहा है तो जांच पूरी होने के बाद निष्कर्ष की रिपोर्ट तैयार करेगा और 10 दिन के अंदर नियोजक या जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएगा, साथ में एक एक प्रति दोनों पक्षकारों को दिया जाएगा। तो इसका सब सेक्शन 2 देख लीजिए यहीं पे, धारा 13(2) में कहा गया है यदि ICC या LCC इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि प्रत्यर्थी पर कोई आरोप साबित नहीं होता है तो वह नियोजक या जिला अधिकारी को सिफारिश करेगी कि मामले में कोई कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है। यानी जो इसका धारा 13 का सब सेक्शन 2 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपकी स्थानीय परिवाद समिति हो गई या स्थानीय परिवाद समिति हो गई या आंतरिक परिवाद समिति हो गई, और वो जांच करती है और जांच में पाती है कि प्रत्यर्थी पे लगाए गए आरोप निराधार हैं और उस पर कोई आरोप साबित नहीं होता है, तो वो ऐसा रिकमेंड कर सकती है कि इसमें कोई भी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है। इसका सब सेक्शन 3 देखिए, आपके सामने धारा 13 की उपधारा 3 लिखी हुई है। तो धारा 13 में जांच रिपोर्ट थी और इसकी उपधारा 3 देखिएगा। उपधारा 3 के अंतर्गत यदि प्रत्यर्थी वो है जिस पर आरोप लगाया है पीड़ित महिला ने, तो उपधारा 3 के अंतर्गत यदि प्रत्यर्थी पर आरोप साबित हो जाता है तो ICC की जांच पर नियोजक एवं LCC की जांच पर जिलाधिकारी 60 दिन के भीतर कार्रवाई करेंगे। यानी जो जांच कमेटियां बनी हुई हैं, आंतरिक जांच समिति और स्थानीय जांच समिति जो हैं, अगर ये आरोप सिद्ध कर देती हैं कि प्रत्यार्थी पर लगाए गए आरोप सही हैं तो ICC की जांच के संदर्भ में नियोजक एवं LCC की जांच के संदर्भ में जिलाधिकारी 60 दिन के भीतर कार्रवाई करेंगे और साथ ही पीड़ित महिला को प्रतिकार यानी मुआवजा दिए जाने का आदेश कर सकेंगे। आइए धारा 14 पे, अध्याय 5 की धारा 14 आप देखेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अध्याय 5 की धारा 14, इसमें कहा गया है कि मिथ्या का मतलब झूठी, मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड। यानी कोई भी महिला किसी व्यक्ति के खिलाफ मिथ्या शिकायत करती है, परिवाद लाती है या द्वेषपूर्ण परिवाद लाती है
और कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है या देता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है यहाँ पे। अच्छा, यदि आईसीसी यानी आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि व्यथित महिला द्वारा किया गया परिवाद मिथ्या या द्वेषपूर्ण है तथा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज कूट रचित है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला के विरुद्ध नियोजक जब जांच आईसीसी ने की होगी और जिलाधिकारी जब जांच एलसीसी ने की होगी, सेवा नियमावली के तहत कार्रवाई करेगा। समझ गए होंगे इसका मतलब कि धारा 14 में मिथ्या या दोषपूर्ण परिवाद या मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यदि आईसीसी और एलसीसी अपनी जांच में पाती है कि जो व्यथित महिला है उसने निराधार आरोप लगाया है और यहाँ प्रत्यार्थी के ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है, तो और इसके लिए उसने जो साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं वो दस्तावेज जो हैं वो कूट रचित हैं, यानी वो छदम दस्तावेज हैं, नकली दस्तावेज, या उसे किसी तरह से तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। तो अगर आईसीसी ने जांच किया है तो उस महिला के विरुद्ध नियोजक जो होगा, और अगर एलसीसी ने यानी स्थानीय परिवाद कमेटी ने अगर जांच की है तो जिलाधिकारी सेवा नियमावली यानी जो सर्विस रूल होंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई किया जाएगा। उसकी बैड एंट्री लग सकती है, उसका वेतन कट सकता है, डिमोशन हो सकता है और गंभीर परिस्थितियों में उसे बर्खास्त भी किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसी का जो 14 का सबसेक्शन 2 में है कि मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए अथवा भ्रामक या कूट रचित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए साक्षी को दंडित किया जाएगा। यानी जो एविडेंस दे रहा है, गवाह दे रहा है, अगर वो मिथ्या गवाह देता है या कूट रचित या भ्रामक कोई दस्तावेज उपलब्ध कराता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, धारा 15 पे आ जाइएगा। अध्याय 5 की धारा 15। तो अध्याय 5 की धारा 15 में है प्रतिकार का अवधारण, यानी मुआवजे की राशि का निर्धारण किया जाना। तो मुआवजे की राशि का निर्धारण किस तरह से होगा और कौन करेगा, ये चीज़ आपको धारा 15 में देखना है। धारा 13(3) के तहत अगर ये डिसाइड हो गया है और मुआवजे का आदेश देने के लिए आईसीसी या एलसीसी ने आदेश कर दिया है तो ये निर्धारण किस तरह से होगा। धारा 13(3) के तहत हुए प्रतिकार के आदेश के लिए आईसीसी यानी आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति व्यथित महिला को दी जाने वाली राशि का निर्धारण है, उसे हुए मानसिक शारीरिक कष्ट, उपचार में हुए व्यय, लेकिन साथ में प्रत्यर्थी की आर्थिक हैसियत देख कर निर्धारित करेगी, जो कि एकमुश्त या किस्तों में दी जा सकेगी। यानी अधिनियम की धारा 13(3) के तहत यदि जांच में ये पाया गया है कि व्यक्ति पर लगाए गए आरोप सही हैं और प्रत्यर्थी यहाँ पे मुआवजा देगा, तो मुआवजे की राशि जो होगी उसका निर्धारण धारा 15 में किया जाएगा, उसका अवधारण किया जाएगा। इसमें ये देखा जाएगा कि जो व्यथित महिला है उसे मानसिक कष्ट कहाँ तक पहुँचा है, उसे शारीरिक कष्ट कहाँ तक पहुँचा है इससे, या उसके उपचार में व्यय जो हुआ है, इन सब के साथ जो प्रत्यर्थी है जिसे मुआवजे की राशि भरनी है उसकी आर्थिक हैसियत क्या है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके देख करके जो आर्थिक राशि तय की जाएगी उसे एकमुश्त या किस्तों में देने का आदेश कर सकेंगे। तो ये आपकी धारा 15 थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, अध्याय 5 की ये लास्ट 3 धाराएं और हैं, 16, 17 और 18, बहुत ही सिंपल सी हैं और आप इनको ध्यान से देख लें। धारा 16 में बड़ी कॉमन सी बात है कि परिवाद के अंतर वस्तुओं, यानी जो शिकायत हुई है, कंप्लेन की गई है और जो आईसीसी या एलसीसी ने जांच किया है, इसके किसी भी मैटर को, किसी भी वस्तु को प्रकाशित नहीं किया जाएगा, यानी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से, और कोई आरटीआई के तहत इसे मांग भी नहीं सकता है कि जांच में क्या हुआ है। तो परिवाद के अंतर वस्तुओं और जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध किया गया है धारा 16 में, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो 17 में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो 16, 17 दोनों एक साथ आप देख लीजिएगा कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई हुई है, कोई परिवाद आया है और उसकी जांच हुई है, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई है, इसे ना तो सार्वजनिक किया जाएगा
और ना ही इसे प्रकाशित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए धारा 17 में दंड का प्रावधान किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है धारा 18 जिसमें लिखा हुआ है अपील। यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति चाहे व्यथित हो या प्रत्यर्थी हो, यदि वो आईसीसी या एलसीसी की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तो वह इसके खिलाफ, इस निर्णय के खिलाफ या इस जांच के खिलाफ जो है सेवा नियमों के अनुसार, यानी जो सर्विस रूल है उसके अकॉर्डिंग न्यायालय या अधिकरण को 90 दिन के भीतर अपील कर सकेगा। यानी जो सर्विस रूल है उसके अकॉर्डिंग न्यायालय या जो इसके लिए अथराइज्ड अधिकरण है उसको 90 दिन के भीतर अपील कर सकेगा यदि वो संतुष्ट नहीं है आईसीसी या एलसीसी के जांच या कार्रवाई से। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, अध्याय 6 की धारा 19 पे। तो अध्याय 6 की धारा 19 में नियोजक के कर्तव्य हैं और अध्याय 7 की धारा 20 में जिलाधिकारी के कर्तव्य है। तो अध्याय 6 में सिर्फ एक सेक्शन है, धारा 19, नियोजक के कर्तव्य। तो इसका टाइटल भी नियोजक के कर्तव्य है और सेक्शन भी नियोजक के कर्तव्य है। प्रत्येक नियोजक कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण बनाए, है ना। कुल मिलाकर के नियोजक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि जिससे इस तरह के अपराधों होने की नौबत ही ना आए। तो प्रत्येक नियोजक कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण बनाए, लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप दिए जाने वाले दंड के बारे में प्रदर्शित होने वाले पोस्टर लगाए। कहने का मतलब ये है कि जो कार्यालय है, वर्क प्लेस है, और वर्क प्लेस पर चेतावनी भरे पोस्टर या संदेश लगे हों कि अगर कोई भी एम्प्लॉइज़, कोई भी कर्मचारी किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करता है जो सेक्सुअल हरेसमेंट में आएगा या इस तरह का कोई ये अवांछनीय कार्य करता है या किसी प्रकार का सेक्सुअल फेवर मांगता है तो उसको देने वाले दंड के बारे में ज्ञात तो होना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे संदेश से भरे पोस्टर कार्यालय में लगे होने चाहिए ताकि उस व्यक्ति को इसका ज्ञान होता रहे। अच्छा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे कि नियोजक के जो कर्तव्य हैं, प्रत्येक नियोजक कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण बनाए, लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप दिए जाने वाले दंड के बारे में प्रदर्शित होने वाले पोस्टर लगाए, गोष्ठियों का आयोजन करे, यानी छोटे छोटे सेमिनार और गोष्ठियों का आयोजन करके और इस चीज़ से अवगत कराता रहे। आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करे। यदि कोई आंतरिक जो जांच समिति है, आईसीसी है, किसी मामले की जांच कर रही है तो जिस भी एविडेंस के लिए जिस कर्मचारी को बुलाया जा रहा है तो नियोजक का ये कर्तव्य है कि वो इतनी सख्ती करे कि वो व्यक्ति गवाही देने के लिए एक उपस्थित हो। अच्छा, एक पॉइंट और ये भी नियोजक का कर्तव्य है कि यदि वर्क प्लेस पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कर्मचारी नहीं है, यानी कोई बाहरी व्यक्ति किसी महिला कर्मचारी के साथ लैंगिक अपराध करता है तो नियोजक का ये कर्तव्य है कि आईपीसी के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखाए। यानी जो व्यक्ति कर्मचारी नहीं है और वर्क प्लेस पर वो किसी महिला का सेक्सुअल हरेसमेंट करता है तो नियोजक का ये कर्तव्य होगा, उसकी ड्यूटी होगी कि उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 या 509 में मुकदमा पंजीकृत करा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये अध्याय 7 आपके सामने लिखा है और इसमें भी एक ही सेक्शन है। जो अध्याय 6 था उसमें था नियोजक के कर्तव्य और धारा 19 इसमें है जिलाधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ, ड्यूटीज़ एंड पावर जिलाधिकारी का है और ये स्थानीय समिति, शिकायत समिति के संदर्भ में है। इसमें धारा 20 आपके सामने है। तो जिलाधिकारी स्थानीय जांच समिति यानी एलसीसी लोकल कंप्लेंट कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेगा। तो जिलाधिकारी स्थानीय जांच समिति की जो रिपोर्ट होगी उसकी मॉनिटरिंग करेगा, साथ ही ऐसे उपाय करेगा जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजित करने के लिए एनजीओ को लगाने के लिए आवश्यक होंगे। तो यहाँ पे ऐसे उपाय कर सकेगा जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजित करने के लिए एनजीओ को लगाने के लिए आवश्यक होंगे। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर। अध्याय 8 और ये इस अधिनियम का लास्ट अध्याय है जिसमें प्रकीर्ण यानी विविध, प्रकीर्ण का मतलब यहाँ पे विविध है
और इसमें 21 से लेकर के धारा 30 तक है, तो जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है उन पे सब पे चर्चा कर देंगे। अच्छा, धारा 21 जो है अध्याय 8 की, समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना। तो इसके अंतर्गत आंतरिक परिवाद समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति यानी आईसीसी और एलसीसी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे नियोजक या जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो ये धारा 21 है कि कमेटियां जो है एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करेंगी और उसे जिलाधिकारी को सौंपेंगे। अच्छा, धारा 22 में है कि नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी का सम्मिलित किया जाना। तो इसके डिटेल की जरूरत नहीं है, धारा 22 में लिखा हुआ है कि जो नियोजक होगा वो एनुअल रिपोर्ट जो सौंपी जाएगी उसमें जो है अपनी जानकारियों को सम्मिलित करेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, अध्याय 8 यानी लास्ट और उसकी धारा 26 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और इसमें है अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए सस्ती। सस्ती का मतलब दंड। यदि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है। यदि कोई नियोजक धारा 4 की उपधारा 1 के तहत आईसीसी के गठन में असफल रहता है अथवा धारा 13, 14 एवं 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहता है अथवा अधिनियम के अधीन किए गए उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उल्लंघन का प्रयास करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, तो उसे 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। अपराध की पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना दुगना होगा या उच्चतर दंड से दंडित किया जाएगा अथवा सरकार द्वारा संस्थान की अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये धारा 26 काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये नियोजक के संबंध में है कि अगर नियोजक किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है, वह आईसीसी का गठन नहीं करता है या धारा 13, 14 और 22 के तहत वो कार्रवाई नहीं करता है या वो इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उल्लंघन का प्रयास करता है, दुष्प्रेरण करता है, तो अगर प्रथम दोष सिद्धि होती है तो उसे 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो यही राशि दुगनी हो सकती है या उच्चतर दंड से या सरकार द्वारा, समुचित सरकार द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द भी किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, धारा 27 आपके सामने लिखी हुई है अध्याय 8 की, न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान। तो न्यायालय अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान व्यथित महिला आईसीसी अथवा एलसीसी की परिवाद पर ले सकेगा। यानी व्यथित महिला न्यायालय में परिवाद लाए या आंतरिक जांच समिति लाए या स्थानीय जांच समिति लाए, इसके परिवाद के आधार पर, शिकायत के आधार पर न्यायालय संज्ञान ले सकेगा और जिसका विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट धारा 27 है, इसमें इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा, यानी सारे अपराध असंज्ञेय होंगे, किसी भी अपराध में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, अध्याय 8 की धारा 29 और 30, ये इस अधिनियम की लास्ट धाराएं हैं और अध्याय 8 की जो धारा 29 है इसमें कहा गया है समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो समुचित सरकार के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, केंद्र सरकार आती है। केंद्र सरकार अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। इस अधिनियम के रेफरेंस में समुचित सरकार जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो केंद्र सरकार अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। और धारा 30 है कि कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। तो इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आवश्यक उपाय कर सकेगी। तो इस तरह से ये पूरा अधिनियम कंप्लीट हो जाता है और अधिनियम में टोटल 30 धाराएं हैं, लगभग मैंने सारी कंप्लीट करा दी हैं। कुछ जो बहुत ही आवश्यक नहीं थी, जिसे मुझे लगा कि कभी नहीं पूछी गई हैं, उनके बारे में हमने चर्चा नहीं किया है। तो पूरा आप देखिएगा और नोट्स बनाइए
बताइएगा। अगर कहीं पे किसी भी पॉइंट में आपका कोई भी सजेशन बनता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद ये करता हूँ कि आपकी परीक्षा के लिए यह अधिनियम उपयोगी है। आप इसे एक बार अच्छे से सुन लें, दोबारा इसे नोटबुक पे अपने लिख लें और जब परीक्षा देने जाएं उससे पहले एक बार रिवीजन कर लें। निश्चित रूप से पूछे गए प्रश्न का आप सही से जवाब दे पाएंगे। तो मिलते हैं अगले अधिनियम में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।